Hello बच्चों, welcome to physics class and today we are going to discuss unit 8th of 12th physics and that would be atomic physics and modern physics। और बेटा इस मॉडर्न फिजिक्स में दो टाइप्स हमारे पास हैं, दो हमारे पास चैप्टर्स हैं, दो हमारे पास पार्ट्स हैं, एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में सबसे पहले किसकी थ्योरी आएगी, किसका मॉडल आएगा? सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल आएगा। और जे थॉमसन मॉडल ने हमें क्या बताया था कि एटम कैसे बना है। व्हाट ही टोल्ड अस, एटम इज पॉजिटिवली charged sphere in which we have uniform distribution of entire mass and uniform distribution of positive charges. With positive charges we have fixed electrons inside atom। तो जे थॉमसन मॉडल में हमें जो एटम का स्ट्रक्चर मिला, हमें उसमें क्या क्या मिला? पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर मिला एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटायर मास मिला। Now we have uniform distribution of positive charges and we have fixed electrons inside atom. Now number of electrons are maintained in such a way that charge on electron must be equal to charge on positive particles। तो जितना चार्ज आपका इलेक्ट्रॉन पर बनेगा वो बिल्कुल किसके इक्वल होगा? टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इनसाइड एटम। So charge on positive particles or total positive charge of atom। It means as a whole atom आपको न्यूट्रल मिलेगा। It means न्यूट्रल का मीनिंग इसके पास नेगेटिव चार्ज बिल्कुल किसके इक्वल मिलेगा? पॉजिटिव चार्ज के इक्वल मिलेगा। सो दीज आर फाइंडिंग्स ऑफ जे थॉमसन मॉडल। तो इस टाइप से जे थॉमसन मॉडल ने एटम का स्ट्रक्चर हमें बताया, बट ये मॉडल सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। तो सबसे पहले इसकी लिमिटेशंस हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी? Number one limitation, it does not explain stability of atom। Number two, it does not explain large angle scattering of alpha particles। Now number three, it does not explain emission of spectral lines। emission of spectral lines। Now first limitation क्या थी
कि अगर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस स्टेशनरी होंगे, सो ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये पास पास में आना चाहेंगे, और अगर ये पास पास में आएंगे तो एटम के अंदर स्टेबिलिटी कभी भी आपको नहीं मिलेगी। तो एटम के अंदर अगर स्टेबिलिटी आपको बनानी है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस को हमें कभी भी कांटेक्ट में नहीं आने देना। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस कांटेक्ट में आ जाएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेगा। इट मींस अगर एटम को स्टेबल रखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस को कभी भी कांटेक्ट में नहीं आने देना। तो अगर हमें एटम को न्यूट्रल रखना है, अगर हमें एटम को स्टेबल रखना है तो हमें इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस को कभी भी कांटेक्ट में नहीं आने देना। नाउ नंबर 2 पॉइंट, इट डज नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो अगर हम अल्फा पार्टिकल को किसी भी हैवियर न्यूक्लियस के आसपास से, अगर किसी भी हैवियर न्यूक्लियस के आसपास से मूव कराएंगे तो अल्फा पार्टिकल आपका लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करेगा। बट in case of J.J. Thomson model of atom, we have negative and positive charges. We have negative and positive charges inside atom. तो एटम के पास, एटम के सरफेस पे हमें काफी लेस अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन मॉडल, अल्फा पार्टिकल को इस मॉडल ऑफ एटम में स्मॉल एंगल ऑफ स्कैटरिंग मिलनी चाहिए, लेकिन रियलिटी में अल्फा पार्टिकल आपका लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग फील करता है। रियलिटी में अल्फा पार्टिकल लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन मॉडल यहां पर हमें एटम के सरफेस पर काफी कम अमाउंट में पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग काफी स्मॉल एंगल से पॉसिबल होगी। लेकिन रियलिटी में स्कैटरिंग एंगल आपका अल्फा पार्टिकल का ज्यादा मिलेगा। तो इसका मीनिंग जो J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम है वो स्कैटरिंग के अंदर फेल हो जाएगा और स्कैटरिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो इन एक्चुअल फॉर्म, इन रियलिटी, अल्फा पार्टिकल अगर किसी न्यूक्लियस के आसपास से, किसी हैवी न्यूक्लियस के आसपास से पास करेंगे तो वो लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, प्रैक्टिकली लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू J.J. थॉमसन मॉडल ये लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं है। इसका मीनिंग ये J.J. थॉमसन मॉडल प्रैक्टिकल लाइफ में फेल हो जाएगा, प्रैक्टिकल फॉर्म में फेल हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में ये फेल हो जाएगा। तो अब यहां पर सबसे बड़ी लिमिटेशन हमें ये मिली कि इट डज नॉट एक्सप्लेन लार्ज एंगल स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। देन नंबर 3, it does not explain emission of spectral lines. It does not explain emission of spectral lines. अगर इलेक्ट्रॉन्स के अंदर ट्रांजिशन होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर एनर्जी कहीं रिलीज होगी, अगर एनर्जी कहीं पर रिलीज होगी, अगर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा तो वहां जो फ्रीक्वेंसी एनर्जी के अंदर कैरी होगी वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग टाइप की रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होगी, वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होगी। तो यहाँ पर J.J. थॉमसन मॉडल में कहीं भी ये डिस्कशन नहीं था कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होगा, जब इलेक्ट्रॉन्स आपके हायर लेवल से लोअर लेवल में आएंगे तो वहां पर जो एनर्जी एमिट होगी, उस एनर्जी में जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कॉन्टिन्यूटी में होगी या वो फ्रीक्वेंसी आपकी अलग अलग वैल्यू कैरी करेगी। तो यहाँ पर इस टाइप का कोई भी डिस्कशन हमें नहीं मिला। तो J.J. थॉमसन मॉडल की ये बेसिक आपकी 3 लिमिटेशंस हैं, इनको आप प्रॉपर वे से नोट कर सकते हो। J.J. थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में कहीं भी स्पेक्ट्रल एमिशन
स्पेक्ट्रल लाइंस का एमिशन का डिस्कशन कहीं नहीं था कि यहाँ पर कभी भी हमें ये नहीं मिला कि हाइड्रोजन एटम के अंदर हमें स्पेक्ट्रल लाइन मिलेंगी। तो यहाँ पर हमें ये 3 बेसिक लिमिटेशन मिली, जिसकी वजह से जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम आपका सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो आप इन लिमिटेशंस को नोट कर सकते हो। So after discussion of these limitations, we will focus on next topic, and that will be Rutherford alpha particle scattering experiment। तो अब रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल पर काम किया, और रदरफोर्ड ने सबसे पहले किसको एक्सप्लेन किया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग को एक्सप्लेन किया। तो अब अगला हमारा टॉपिक है रदरफोर्ड। Next topic is Rutherford alpha particle scattering। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो सबसे पहले हम रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का प्रैक्टिकल सेटअप यहां ड्रॉ करेंगे। अब प्रैक्टिकल सेटअप हमें कैसे ड्रॉ करना है? लेट मी चेक प्रैक्टिकल सेटअप। लेट मी चेक प्रैक्टिकल सेटअप ऑफ, let me check practical setup of Rutherford alpha particle scattering। Alpha particle detector। Now this is alpha particle source, and this is intensive beam of alpha particle। Now this is narrow lead slit। Now this is very thin gold foil। तो हमने गोल्ड का फॉइल पेपर यहां लिया है। सो दिस इज very thin gold foil paper। Now this is alpha particle detector। Now this whole apparatus is arranged in vacuum for prevention of alpha particle scattering। Now this is gold foil। Now we have scattering of alpha particle। Now we have scattering of alpha particle from thin gold foil paper। तो ये प्रैक्टिकल सेटअप आप ड्रॉ कर लो। दिस इज प्रैक्टिकल सेटअप ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो पहले इसको ड्रॉ कर लो आप प्रॉपर वे से। देन आफ्टर वी विल डिस्कस कंप्लीट थ्योरी अबाउट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। Now in alpha particle scattering experiment, what we choose? We choose heavy gold nucleus for alpha particle scattering। तो हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए
एक हैवी गोल्ड न्यूक्लियस को चूज किया, रदरफोर्ड ने हैवी गोल्ड न्यूक्लियस को चूज किया किसके लिए? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग के लिए। अगर न्यूक्लियस आपकी हैवी होगी तो स्कैटरिंग एंगल आपको हैवी मिलेगा। दिस इज फॉर हैवी स्कैटरिंग एंगल। अब ये गोल्ड फॉयल आपके थिन है। थिन का मीनिंग क्या है? अगर ये थिन है, it means it has limited number of atoms, limited number of atoms। तो अगर इसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एटम्स होंगे तो यहां पर स्कैटरिंग आपकी स्पीड से होगी, स्कैटरिंग आपकी यहां पर स्पीड से होगी। नाउ वी हैव टू रीजन बिहाइंड टेकिंग थिन गोल्ड फॉयल, बिकॉज गोल्ड न्यूक्लियस इज हैवी, जिससे हमें स्कैटरिंग इजीली मिलेगी। और हमने थिन क्यों लिया? क्योंकि थिन गोल्ड फॉयल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स आपके प्रॉपर नंबर में होंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट होगा और यहां पर स्कैटरिंग आपकी इजी होगी और अल्फा पार्टिकल स्पीड से यहां से स्कैटर्ड होके बाहर निकलेगा। तो आप इन कंडीशंस को नोट कर सकते हो कि हमने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर गोल्ड को हमने चूज क्यों किया? क्योंकि हमें यह मालूम है कि अगर गोल्ड फॉयल आपका थिन होगा तो सिंगल कॉलिजन में ही आपको स्कैटरिंग एंगल मिल जाएगा, सिंगल कॉलिजन में ही अल्फा पार्टिकल आपका स्कैटर्ड हो जाएगा। सो दीज आर द बेसिक रीजन बिहाइंड सिलेक्शन ऑफ थिन गोल्ड फॉयल एंड हैवी गोल्ड न्यूक्लियस। नाउ we have taken radioactive element, it may be radon। तो रेडॉन से हम अल्फा पार्टिकल को एमिट कराएंगे, तो रेडॉन अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल? इट इज हैविंग हीलियम न्यूक्लियस, it is having helium nucleus, and after removal of 2 electrons from helium it will get 2 positive sign, so it is positively charged alpha particle। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दोगे तो हीलियम के ऊपर 2 पॉजिटिव साइन आ जाएंगे, तो अल्फा पार्टिकल आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है जो आपका रेडॉन से निकला है। और जब रेडॉन यहां से अल्फा पार्टिकल को एमिट करेगा तो हम नैरो स्लिट की हेल्प से, नैरो लेड स्लिट की हेल्प से हम अल्फा पार्टिकल की प्रॉपर इंटेंसिव बीम बनाएंगे। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमें नैरो स्लिट का मेन यहां पर यूज क्या करना है। जो नैरो लेड स्लिट है इसका मेन यूज ये है कि जो आपके यहां से अल्फा पार्टिकल एमिट होंगे उनको हमें एक नैरो बीम में कन्वर्ट करना है। तो नैरो बीम में कन्वर्ट कब होंगे? जब स्लिट हमारी नैरो होगी। तो अब ये नैरो बीम ऑफ, ये इंटेंसिव बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल कहां पर कोलाइड करेगी? किसके ऊपर कोलाइड करेगी? थिन गोल्ड फॉयल पेपर पर कोलाइड करेगी। और यहां जब इसका कोलिजन होगा तो यहां पर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज से रिपेल होंगे और अपने ओरिजिनल पाथ को लीव करेंगे और किसी पर्टिकुलर एंगल से डिफरेंट डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो जाएंगे। तो जब ये स्कैटरिंग फील करेंगे, जब अल्फा पार्टिकल यहां से स्कैटर्ड होंगे तो अल्फा पार्टिकल्स को रिसीव करने के लिए हम यहां पर मूवेबल डिटेक्टर को सेट करेंगे। अब ये जो मूवेबल डिटेक्टर है ये अल्फा पार्टिकल को रिसीव करेगा और यहां पर हमें सेंसेशन मिलेगी अल्फा पार्टिकल के रिसीविंग की। तो हमें यहां पर सेंसेशन मिलेगी अल्फा पार्टिकल के रिसीविंग की। अगर आप सेंसर नहीं लगा रहे हो तो आपको यहां पर फ्लोरोसेंट प्लेट यहां लगानी पड़ेगी। और जब भी फ्लोरोसेंट प्लेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल कोलाइड करेगा तो आपको वहां पर स्पार्क मिलेगा। तो अगर आपको यहां पर डिटेक्टर यूज नहीं करना तो आपको यहां पर
तो आपको यहाँ पर फ्लोरोसेंट प्लेट लगानी पड़ेगी, और फ्लोरोसेंट प्लेट पर जब भी अल्फा पार्टिकल आपका कोलाइड करेगा तो वहां पर आपको स्पार्क मिलेगा, और यही स्पार्क एविडेंस होगा कि अल्फा पार्टिकल अलग अलग एंगल पर हिट कर रहा है, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो रहा है। तो इस टाइप से ये प्रैक्टिकल सेटअप रदरफोर्ड ने जनरेट किया, रदरफोर्ड ने इसको सेट किया, और फिर यहां पर उसने चेक किया कि जब भी अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के अंदर गोल्ड न्यूक्लियस के आसपास से निकलेगा तो वो अपने ओरिजिनल पाथ को छोड़ के डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा। तो जो उसको एंगल ऑफ डेविएशन मिलेगा फ्रॉम ओरिजिनल पाथ, वो एंगल होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, वो एंगल होगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो अब यहां पर जो अल्फा पार्टिकल ज्यादा एंगल से स्कैटर्ड होगा, इसका मीनिंग वो अल्फा पार्टिकल हैवियर गोल्ड न्यूक्लियस के काफी आसपास से गुजरेगा। इट मींस व्हेनेवर एन अल्फा पार्टिकल हैज लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, देन that alpha particle will pass very near from gold heavier nucleus। तो जिस अल्फा पार्टिकल के पास लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा तो उसका पैसेज, उसकी मूवमेंट गोल्ड न्यूक्लियस के आसपास के एरिया से होगी। सो दैट मूवमेंट विल ब्रिंग लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो यहां पर आपको अलग अलग एंगल मिलेंगे स्कैटरिंग के, और यहां पर आपको ये एविडेंस मिलेगा कि जब भी अल्फा पार्टिकल किसी हैवी न्यूक्लियस के आसपास से गुजरेगा तो वहां पर उसके पास लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा। तो हमें यहां से एक्सपेरिमेंट से हमें यह एविडेंस मिलेगा कि किसी भी मैटर में हमें एक इफेक्टिव एरिया मिलेगा जहां पर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा। तो हमें इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से, इस एक्सपेरिमेंटेशन से ये आइडिया मिलेगा कि हमें हर मटेरियल में एक इफेक्टिव स्पेस मिलेगा, एक इफेक्टिव एरिया मिलेगा, एक इफेक्टिव रीजन मिलेगा जहां पर हमें नेट पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। अब अगर उस नेट पॉजिटिव चार्ज के आसपास से अल्फा पार्टिकल गुजरेगा, उसके आसपास से अल्फा पार्टिकल मूव करेगा, तो अल्फा पार्टिकल आपका स्ट्रांगली रिपेल होगा और उसको लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग मिलेगा। सो दैट इज Rutherford alpha particle scattering experiment. This is alpha particle scattering experiment done by Rutherford। तो अब हम इसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे कि हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या मिली। तो सबसे पहले हम इसकी ऑब्जर्वेशंस लिखेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार इसके फिगर को प्रॉपर वे से चेक कर लो, प्रॉपर वे से इसकी लेबलिंग कर लो, और उसके बाद हम इसकी ऑब्जर्वेशन अब लिखेंगे। तो ऑब्जर्वेशन लिखने के लिए वी नीड सम स्पेस, तो हम यहां पर ऑब्जर्वेशन इसके लिखेंगे। नाउ लेट मी राइट ऑब्जर्वेशंस। दिस इज फ्लोरोसेंट प्लेट, एंड दिस इज डिटेक्टर experiment. Now observation. Maximum particles are having nearly zero angle of scattering. It means maximum particle आपके straight निकल जाएंगे। Number 2, some particles are having large angle of scattering. Number 3, one particle
from 8000 alpha particle will experience 180 degree angle of scattering। तो ये आपको नोट करना है कि 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा होगा, 8000 में से एक पार्टिकल ऐसा होगा जिसके पास 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा, 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा। इसका मीनिंग हमने ये जो रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट यहां डिस्कस किया है, इसका मेन पर्पस क्या है, रदरफोर्ड का मेन पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट को करने का, कि एटम का साइज हमें मालूम चले। तो रदरफोर्ड का मेन मोटिव क्या था, रदरफोर्ड का मेन पर्पस क्या था इस एक्सपेरिमेंट को करने का, कि हमें न्यूक्लियस के साइज के बारे में इंफॉर्मेशन मिले। So we need to know size of atom, we need to know size of nucleus, and after doing that experiment, after doing alpha particle scattering experiment, we will have idea about size of nucleus and size of atom, size of nucleus and size of atom। तो हम यहाँ पर ये मालूम कर सकते हैं कि न्यूक्लियस का साइज होगा, जो न्यूक्लियस का साइज होगा वो नियरली कितना होगा, और जो एटम का साइज होगा वो नियरली कितना होगा। तो हम यहाँ पर ये आइडिया लगा सकेंगे कि यहाँ न्यूक्लियस का साइज क्या होगा और एटम का साइज क्या होगा। तो हमें ऑब्जर्वेशन क्या क्या मिली, मैक्सिमम पार्टिकल्स आर हैविंग नियरली जीरो एंगल ऑफ स्कैटरिंग, सम पार्टिकल्स आर हैविंग लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग, वन पार्टिकल फ्रॉम 8000 अल्फा पार्टिकल विल एक्सपीरियंस 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये पॉइंट आपको नोट करने हैं। सो दीज आर ऑब्जर्वेशंस। तो अब हम आएंगे कंक्लूजन पर। नाउ वी हैव कंक्लूजन ऑफ alpha particle scattering experiment। Now we have conclusion of alpha particle scattering experiment। तो अब हम alpha particle scattering experiment का conclusion यहां लिखने वाले हैं। Now write down conclusion। conclusion हमें क्या मिला, in gold foil we have very small region in which we found effective positive charge। तो गोल्ड फॉयल के अंदर हमें एक ऐसा स्मॉलर रीजन मिला, एक ऐसा स्मॉलर स्पेस मिला, ऐसा स्मॉलर एरिया मिला जहां पर हमें इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज मिला, जहां से अल्फा पार्टिकल आपका मैक्सिमम एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था। तो वो एरिया, वो स्पेस, वो पर्टिकुलर रीजन हमें पॉजिटिव चार्ज की तरफ मोटिवेट करेगा। तो ये जो एरिया हमें मिला जहां से अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम एंगल से स्कैटर्ड हो रहा था, वो स्मॉलर एरिया, वो स्मॉलर स्पेस हमें पॉजिटिव न्यूक्लियस की तरफ लेके जाएगा। सो दैट स्मॉलर एरिया, दैट स्मॉलर स्पेस, दैट स्मॉलर रीजन विल बी ऑफ heavy gold nucleus, will be of heavy gold nucleus। It means it is very smaller। So it has been found that the radius of nucleus is nearly 10 power minus 15 meter। So that smaller area, that smaller space, that smaller region will carry radius around 10 power minus 15 मीटर। फिर हमें ये आइडिया मिला कि इस न्यूक्लियस के अराउंड, इस इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज वाले स्पेस के अराउंड अल्फा पार्टिकल काफी कम एंगल से स्कैटर्ड हो रहे हैं। तो जहां तक हमें न्यूक्लियस का इफेक्ट मिला, वहां तक हम एटम का एरिया काउंट कर सकते हैं। तो जहां तक हमें अल्फा पार्टिकल में मिनिमम से मिनिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग मिला, तो वहां तक हम एटम को स्प्रेड कर सकते हैं। तो हमें एटम का साइज कैसा मिला, हमें एटम का साइज
हमें एटम का रेडियस नियरली किसके आसपास मिला, 10⁻⁻10 मीटर। तो साइज ऑफ एटम हमें कैसा मिला, नियरली 10⁻⁻10 मीटर। और हमें इस एटम के अंदर न्यूक्लियस का साइज कैसा मिला, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर। तो इस एक्सपेरिमेंट को करने का हमारा मेन पर्पस क्या था कि हमें ये मालूम चले कि एटम का साइज क्या है और न्यूक्लियस का साइज क्या है। तो आप इन कंक्लूजन्स को नोट कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि यहां पर हमें एटम का साइज क्या मिला है और हमें न्यूक्लियस का साइज क्या मिला है। सो आपको ये चेक करना और नोट करना है। नाउ अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, व्हाट वी फाउंड effective space, we found effective area, we found effective region in atom where we have net positive charge, and from there alpha particle will carry maximum angle of scattering। तो हमें यहाँ पर ये कंक्लूजन मिला कि जो एटम होगा उस एटम का जो मैक्सिमम मास होगा, उस एटम का जो मैक्सिमम मास होगा 99.9% जो उसका मास होगा वो कहाँ होगा, एटम का 99.9% मास सेंटर में होगा और उस पर चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। और उस सेंटर वाले स्पेस को, सेंटर वाले रीजन को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस बोलेंगे। और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मोशन में होंगे। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रेस्ट पर होंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके न्यूक्लियस के पॉजिटिव चार्ज के साथ कांटेक्ट में आ जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन में आएंगे, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिरेंगे तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म हो जाएगा और अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग उसी टाइम पर बंद हो जाएगी। तो अगर अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग यहां पॉसिबल है तो इसका मीनिंग ये है कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मोशन में है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मोशन में है, न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। तो यहां पर जे थॉमसन मॉडल आपका फेल हो चुका है, जिसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन आपका पॉजिटिव चार्जेस के साथ ही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस एटम के अंदर रेस्ट पर होंगे। तो ये थ्योरी यहां पर फेल हो जाएगी। इट मींस अब न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन इस टाइप से मोशन में होंगे और न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आपके अलग अलग ऑर्बिट में मोशन में होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट कहां बनेंगे, अराउंड न्यूक्लियस बनेंगे और इन ऑर्बिट्स के बीच में आपको स्पेस मिलेगा, इन ऑर्बिट्स के बीच में आपको स्पेस मिलेगा जहां से अल्फा पार्टिकल मिनिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करेगा। और अगर अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के काफी पास में से मूव करेगा तो यहां पर उसको मैक्सिमम एंगल ऑफ स्कैटरिंग मिलेगा, यहां पर उसको लार्ज एंगल ऑफ स्कैटरिंग मिलेगा। तो ये आप कंक्लूजन नोट कर सकते हो कि एटम का 99.9% मास सेंटर में होगा। वो सेंट्रल पार्ट आपका क्या होगा, सेंटर कोर आपकी न्यूक्लियस होगी और ये न्यूक्लियस ही पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगी और इसी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स आपके मोशन में होंगे। सो दैट इज अबाउट अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय रदरफोर्ड। तो अब हम एक बार इसका सिंपल फिगर ड्रॉ करेंगे, सिंपल इसका फॉर्मूलेशन यहां ड्रॉ करेंगे कि अल्फा पार्टिकल कैसे कैसे स्कैटर्ड होते हैं फ्रॉम हेवियर गोल्ड न्यूक्लियस, फ्रॉम हेवियर गोल्ड न्यूक्लियस। सो लेट अस ड्रॉ gold nucleus at center of gold atom, at center of gold atom. Now this is an alpha particle from 8,000 particles and it will scattered by an angle of 180 degree, by an angle of 180 डिग्री, बाय एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो आप नोट कर सकते हो एक पार्टिकल आपको ऐसा मिलेगा, एक पार्टिकल आपको ऐसा मिलेगा जो
180 डिग्री एंगल से स्कैटर्ड होगा। जो 180 डिग्री एंगल्स के स्कैटर्ड होगा, तो ये पार्टिकल आपको 180 डिग्री एंगल्स के 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग के साथ मिलेगा। नाउ तो ये आप चेक कर सकते हो। तो यहां पर ये है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यहां पर ये है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, यहां पर इसी टाइप से आपको ये मिलेगा एंगल ऑफ स्कैटरिंग, इसी टाइप से यहां पर ये मिलेगा आपको एंगल ऑफ स्कैटरिंग। So these are alpha particles beam, and this is gold nucleus, gold atom, at center we have gold nucleus। तो आप चेक कर सकते हो मैक्सिमम पार्टिकल्स आपके काफी कम एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करेंगे, और उनमें से 8000 पार्टिकल्स में से एक पार्टिकल ऐसा होगा जो अपने पाथ को रिवर्स डायरेक्शन में ट्रेस करेगा, जो एंगल ऑफ स्कैटरिंग 180 डिग्री कैरी करेगा, एंड दैट पार्टिकल will be very near to gold nucleus। तो जो पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस के काफी नजदीक जाएगा, जो पार्टिकल गोल्ड न्यूक्लियस की सेंट्रल लाइन पर चलेगा, वो पार्टिकल आपका 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करेगा, वो पार्टिकल आपका 180 डिग्री एंगल ऑफ स्कैटरिंग कैरी करेगा। तो इस टाइप से आप ये चेक कर सकते हो कि यहाँ पर हमने सिंपल वे से फिगर कैसे बनाया। तो इस फिगर को आप ड्रॉ कर सकते हो, नोट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो इसका हमारा मेन मोटिव क्या था डिस्कशन का? रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट क्यों किया? रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया क्योंकि जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर आपको काफी ज्यादा लिमिटेशन मिली, वो मॉडल आपका सक्सेसफुली वेरीफाई नहीं हो पाया। तो उसके बाद रदरफोर्ड ने जे थॉमसन मॉडल को वेरीफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसके अंदर लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया। फिर रदरफोर्ड ने जो एटॉमिक मॉडल तैयार किया, उस एटॉमिक मॉडल के अंदर कुछ लिमिटेशंस आपकी जे थॉमसन मॉडल की ओवरकम हो चुकी हैं। जो लिमिटेशंस आपकी जे थॉमसन मॉडल में थी, वो कुछ लिमिटेशन यहां पर रिमूव हो चुकी हैं। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट